हेलो एवरीवन, परफेक्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मेंस आंसर राइटिंग के बारे में। जैसे ही मेंस की बात आती है, सबसे पहले जो मन में क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है अभ्यर्थियों के मन में कि उत्तर कैसे लिखा जाए। क्या एक अच्छी उत्तर लेखन शैली होगी, किसी एक अच्छे उत्तर का क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो कई बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थियों को सारी बातें तो पता होती हैं, लेकिन उत्तर लिखना कैसे है ये नहीं पता होने के कारण उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसी क्रम में आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। इसे थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप किसी भी आंसर को लिखें, किसी भी उत्तर को लिखें, तो उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं पहले तो इसको समझेंगे। कंपोनेंट ऑफ ए गुड आंसर, है ना। एक अच्छे उत्तर का, एक बेहतर उत्तर का क्या कंपोनेंट होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या उसके भाग होंगे, क्या क्या पार्ट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है एक अच्छे उत्तर का, वो होता है कि हम लोग उस उत्तर के बारे में, उस उत्तर को लिखने से पहले हम लोग क्या क्या देखते हैं। और इस भाग को, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्री कंटेंट, यानी कि प्री कंटेंट यानी कि उत्तर के पहले का कंटेंट, है ना। कि उत्तर लिखने से पहले आपको किस किस बातों पर ध्यान देना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री कंटेंट कहते हैं। अर्थात उत्तर लिखने से पहले किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। ध्यान देना आवश्यक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री कंटेंट कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं कंटेंट, ठीक है। कंटेंट अर्थात मुख्य भाग, अर्थात जो किसी उत्तर की एक आधारशिला होती है, किसी उत्तर का सबसे प्रमुख भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटेंट कहते हैं, है ना। अर्थात उत्तर में, उत्तर के अंतर्गत क्या क्या लिखा जाना है, क्या क्या लिखा जाना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटेंट कहते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट कंटेंट। पोस्ट कंटेंट अर्थात उत्तर को जो आपने, उसका जो कौन कौन सा मेन पार्ट था वो आपने लिख दिया, तो उसे कैसे सजाया जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट कंटेंट कहते हैं। अर्थात कंटेंट को कैसे सजाया जाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट कंटेंट कहते हैं। तो एक उत्तर के अंदर सबसे पहले क्या होता है, प्री कंटेंट, अर्थात जो कंटेंट है उसका पहले का भाग, दूसरा मेन कंटेंट, और तीसरा पोस्ट कंटेंट, ठीक है। अब इन तीनों को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि प्री कंटेंट के अंदर क्या होता है, कंटेंट के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है, और पोस्ट कंटेंट के अंदर कौन कौन सा भाग होता है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, प्री कंटेंट के बारे में, कि आखिर प्री कंटेंट है क्या, व्हाट इज प्री कंटेंट। तो जब हम लोग प्री कंटेंट देखते हैं कि उत्तर जो लिखना है उसके पहले क्या क्या पार्ट होना चाहिए, क्या हमें सोचना चाहिए। कई बार क्या होता है कि उत्तर के अंदर शब्द कुछ और लिखे रहते हैं, लेकिन उन शब्दों की जो विचारधारा होती है, उन शब्दों का जो शब्द लिखा हुआ कुछ और है, लेकिन वो शब्द कुछ और चीज़ों को क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है ना। तो हमें उत्तर लिखने के पहले सबसे पहले उस प्रश्न के डिमांड अर्थात मांग को देखना पड़ेगा।
कि उस उत्तर का डिमांड क्या है, उत्तर चाहता क्या है, थॉट उसमें क्या है, किस तरफ वो इंगित कर रहा है ना। मैं विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से आपको इन सभी चीज़ों को समझाऊंगा भी, लेकिन पहले एक बेसिक मैं आंसर राइटिंग का जो मेन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के माध्यम से देखेंगे कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को प्रश्नों के अंदर अप्लाई करेंगे। राइट, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं, कि प्रश्न आखिर पूछना चाह क्या रहा है, इसका डिमांड क्या है ना। दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एसेंस, है ना। एसेंस, एसेंस, एसेंस का अर्थ ही होता है कि आप किसी प्रश्न के अंतर्गत आपको ये बताना होता है कि आप जो आपने जो स्टेटमेंट लिखा है या प्रश्न में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट से आप कहां तक सहमत हैं, है ना। स्टेटमेंट से आप कहां तक, किस हद तक, कहां तक सहमत हैं, कहां तक सहमत हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे एसेंस कहते हैं। तो प्रश्न को का पढ़ने के बाद और उत्तर लिखने के पहले जो सबसे पहला पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग प्री कंटेंट कहते हैं। और इस प्री कंटेंट के अंदर सबसे पहले तो आपको यह देखना चाहिए कि प्रश्न का डिमांड क्या है, पूछना क्या चाह रहा है। मैंने कई बार बोला है आप लोगों से कि शब्द का लिखना और शब्द की विचार दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। दूसरा एसेंस, एसेंस का मतलब होता है कि आप इसमें कहां तक सहमत हैं। और जब भी आपके एसेंस की बात करें तो आपको ऐसे लिखना होगा कि अकॉर्डिंग टू मी, है ना, अकॉर्डिंग टू मी यानी कि मेरे अनुसार, मेरे मतानुसार, है ना। ऐसे आपको अपने उत्तर को आगे प्रोसीड करना होगा कि अकॉर्डिंग टू मी ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और इस समय जब आप अकॉर्डिंग टू मी लिखें तो उस समय आप आर्गुमेंट दे सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, और इन आर्गुमेंट और एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अपने उत्तर को और क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले प्री कंटेंट के अंदर क्या हो गया, डिमांड हो गया, एसेंस हो गया, और एसेंस के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो पार्ट हो गया, वेरियस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न का विभिन्न भाग क्या क्या है, प्रश्न का विभिन्न भाग, वेरियस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। और ये उत्तर लिखने से पहले ही आपको इन तीन चीजों को क्या करना चाहिए, दिमाग में बैठा लेना चाहिए। और एक और पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोर ऑफ द क्वेश्चन, कोर, है ना। तो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, वेरियस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे ना तो 3-4 क्वेश्चन के अंदर ही 3-4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन का मार्क्स जो होता है ना वो सेम नहीं होता है। तो आप प्रैक्टिस से इन चीजों को समझ पाएंगे कि जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन में किस क्वेश्चन का दिमाग, किस क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो वैल्यू ज्यादा है और किस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, कम है। दैट इज व्हाट, दैट इज वेरियस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, है ना। और सबसे लास्ट जो होता है वो होता है कोर, यानी कि किस पॉइंट के अराउंड, किस विचार के अराउंड प्रश्न पूछा गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आपको इन 4 बातों के ऊपर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और हमने देखा था कि प्री कंटेंट के बाद जो दूसरा पार्ट होता है इसे हम लोग कंटेंट कहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कंटेंट के बारे में, यानी कि उत्तर के बारे में। उत्तर के अंदर क्या क्या मुख्य चीजें होंगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटेंट कहते हैं। और जब हम लोग कंटेंट की बात करते हैं तो आपका जो उत्तर होता है इसके 3 भाग होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। जो सबसे पहला भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन, अर्थात परिचय। जो दूसरा भाग होता है इसे कहते हैं बॉडी, अर्थात मुख्य भाग। और तीसरा जो पार्ट होता है
इसे कहते हैं कंक्लूजन, अर्थात निष्कर्ष। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अब एक एक करके समझेंगे कि इंट्रोडक्शन है तो उसका कितना परसेंट होना चाहिए, बॉडी है तो उसका कितना परसेंट होना चाहिए, कंक्लूजन है तो वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो इन तीनों का पार्ट हम लोग करते हैं। देखो, अगर आपने 400 शब्दों में उत्तर लिखना है तो इंट्रोडक्शन एटलीस्ट 10 to 15% होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी उत्तर लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो तो काम चलता है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एक आइडियल उत्तर की कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, तो उस समय आप ये नहीं देखेंगे कि इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है कि नहीं लिखा। उस समय आपका फोकस क्या होगा, मान लीजिए कि आपने 5 क्वेश्चन लिख दिया और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ और आपके पास 10 मिनट ही टाइम है, तो उस समय फिर आप इंट्रोडक्शन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, बॉडी के ऊपर कि ये इतना परसेंट नहीं, उस समय जो सबसे मेन पॉइंट है वो लिखते जाओ। बट जब एक आइडियल आंसर हम लोग लिख रहे हैं तो उस समय आपको इंट्रोडक्शन जो है 10 to 15% होना चाहिए और बॉडी जो है लगभग 70% के अराउंड, 70-80% के अराउंड, और रेस्ट जो 10 to 15% है वो आपका क्या होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। अब सबसे पहले समझेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या होगा, कैसे लिखेंगे इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात कि जब हम लोग इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय की बात करेंगे, इंट्रो की बात करेंगे, तो इंट्रो के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि प्रैक्टिस करते करते आपके अंदर आएगा। इन सभी को लिखने से पहले मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि प्रश्न को सबसे पहला काम क्या करें, 2 बार पढ़ें। और प्रश्न को पढ़ने के बाद सबसे पहला पॉइंट कि जितने भी कीवर्ड्स आपको लग रहे हैं उन कीवर्ड्स को क्या करें, आप अंडरलाइन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ना है बहुत बेहतर तरीके से, और उसके अंदर जो कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। और फिर उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर आएंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो कीवर्ड्स हैं, सबसे पहला जो रूल है वो क्या है कि कीवर्ड्स को आप क्या करें, जो कीवर्ड्स है उसको इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करें, इंट्रो के अंदर क्या करें, इंक्लूड करें। ठीक है ना, कीवर्ड्स को इंट्रोडक्शन के अंदर क्या करें, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको इंट्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड करने का कोशिश करें। मैं प्रश्नों की सहायता से आपको सभी उत्तर को लिखकर बताऊंगा, जितने भी मैं आंसर्स कराऊंगा कैसे इन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर आप चाहें इंट्रोडक्शन में तो एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, किसी रिपोर्ट, ठीक है, कोई इंडेक्स है उस इंडेक्स का यूज कर सकते हैं, है ना। कोई आप अगर चाहें तो कोई केस स्टडीज है तो केस स्टडीज के साथ शुरू कर सकते हैं। इन सभी के साथ आप अपने उत्तर को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ, इनके स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट का एक लिस्ट बना लें और उन स्टेटमेंट्स को अपने इंट्रोडक्शन में यूज करने का कोशिश करें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो जो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, इस डाटा का भी आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, है ना। तो जब आप इन चीजों का यूज करेंगे तो आपका एक बेहतर इंट्रोडक्शन तैयार होगा, एक बेसिक से इंट्रोडक्शन तैयार होगा और आप अपने उत्तर को की एक बेसिक आधारशिला, है ना, जिसको बेसिक रूट, बेसिक पॉइंट कहेंगे, वो बेसिक आधारशिला आप स्थापित करने में सक्षम हो पाएंगे। इसके बाद जैसे ही हम लोग इंट्रोडक्शन को कर लेंगे तो हम लोग इसके आगे बॉडी पॉइंट में चलेंगे, बॉडी सेक्शन में चलेंगे कि क्या है। तो इसके जस्ट बाद हम लोग किसको करेंगे, बॉडी को करेंगे।
ठीक है, अर्थात मुख्य भाग को। और ये जो मुख्य भाग है, ये मुख्य भाग सिर्फ नाम से मुख्य भाग नहीं है, नंबर से भी मुख्य भाग है। आपका नंबर कितना मिलेगा वह काफी हद तक इसी पर क्या होता है, निर्भर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी सेक्शन के अंदर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेशन के साथ अपने आंसर्स को, अपने उत्तर को प्रारंभ करें। जो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है उसके डेफिनेशन के साथ, और एक बेसिक सा डेफिनेशन किसी भी टॉपिक का आप उसको निकाल सकते हैं, किसी स्टेटमेंट्स को निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करें कि उत्तर के जितने भी पार्ट हैं, मान लीजिए कि 3 पार्ट हैं, मुख्य भाग के 3 पार्ट हैं, तो इस मुख्य भाग के तीनों पार्ट्स का हेडिंग तैयार करें। हेडिंग ये करना बड़ी जरूरी है। उत्तर के अंदर जब तक आप हेडिंग और सब हेडिंग नहीं करेंगे, जो कॉपी चेक करने वाला है उसको ये समझ में ही नहीं आएगा कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, डिवाइड किया है आपने। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे कि हेडिंग्स बनाएंगे, है ना, और उस हेडिंग्स के अंदर फिर से सब हेडिंग बनाने का प्रयास करेंगे, और वो तभी बना पाएंगे आप जब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो हेडिंग, और हेडिंग के बाद सब हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग, और हेडिंग के बाद क्या करेंगे, सब हेडिंग देंगे। बात समझ में आ रहा है? अब 3 पार्ट है तो 3 इसके हेडिंग्स दे दिए, और देखो जब नंबर मिलेगा तो क्या है, आपने हेडिंग दिया हुआ है और सब हेडिंग के अंदर, सारे हेडिंग्स के अंदर आपने 3, 4, 5 पॉइंट भी लिखा हुआ है, तो नंबर काटना वहां मुश्किल हो जाता है ना। अगर आपने पूरा सिर्फ पैराग्राफ में लिख दिया तो फिर उतना मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, और ये कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हेडिंग्स, और उसके 3 को हेडिंग दे दिया, और तीनों का क्या कर दिया आपने, सब हेडिंग दे दिया, ठीक है। अब समझो, हेडिंग दे दिया और इसका फिर से क्या कर दिया आपने, सब हेडिंग दे दिया। अब इस बात को समझोगे कि जो 3 पार्ट्स थे, इन 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स थे, साधारणतः प्रश्न के अंदर 2 पार्ट्स तो रहते ही रहते हैं, तो इन 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में आप समझोगे कि आप किसी एक पार्ट को डायग्राम के साथ दिखा सकते हो, ठीक है। और डायग्राम का जो एक बेसिक मेथड होता है कि मान लीजिए कि समावेशी विकास के क्या क्या आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, एक एग्जांपल के तौर पे कि समावेशी विकास के आयाम, समावेशी विकास के आयाम, ठीक है। या मान लो कि क्वेश्चन पूछता है कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण है, तो यहाँ लिख दिया, और इसके डिफरेंट पॉइंट्स को आपने यहाँ पर क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। आयाम लिख दिया और उसके डिफरेंट पॉइंट्स को अपने चारों तरफ क्या कर दिया, दिखा दिया। और मैंने क्या बोला कि जो डिफरेंट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स हैं, इसमें एक को आपको क्या करना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर दो, और उसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। अभ्यर्थी अक्सर यहां पर मिस्टेक करते हैं कि उसको लिखने के बाद फिर उसको वो डायग्राम बनाने के बाद फिर अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है इसका, ठीक है। तो एक में क्या कर दिया आपने क्या कर दिया, डायग्राम बना दिया, और अन्य जगहों पे आप क्या करो कि सिलेबस के पॉइंट्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स इनको अपने आंसर्स में इंक्लूड करने का कोशिश करो, ठीक है। तो आपने डेफिनेशन के साथ उत्तर प्रारंभ किया, डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, एक पार्ट को आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया, उसके बाद जो सब पार्ट्स थे उसमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखा, और उसके डायमेंशनिंग और सब डायमेंशनिंग किया। डेफिनेटली आपके जो आंसर्स होंगे वो क्या होंगे, बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझेंगे कि जब आपको बॉडी पार्ट लिखना होगा, मेन पार्ट लिखना होगा, बॉडी पार्ट, तो इसमें क्या और क्या क्या आप कर सकते हैं। देखो, जब भी आप आंसर्स लिख रहे हैं तो यहां पर बॉडी पार्ट के अंदर डायमेंशन एंड सब डायमेंशन,
ये दो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो जाते हैं, है ना, कि डायमेंशन उसको किन किन पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे, उसके क्या क्या डायमेंशंस होंगे, है ना, और फिर उसका सब डायमेंशनिंग, ये थोड़ा सा क्या होता है, ये थोड़ा और माइक्रो लेवल पे हो जाता है, ठीक है। तो डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको 4-5 डायमेंशंस बता देता हूं, आप उसको यूज करोगे। जैसे किसी भी टॉपिक का, किसी भी क्वेश्चन का आप क्या करो, पॉलिटिकल डायमेंशन देखो, ठीक है, राजनीतिक आयाम देखो, किसी भी क्वेश्चन का देखो कि कुछ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। किसी भी क्वेश्चन के आप इतने डायमेंशंस बना के आप उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स आप ऐसे ही लिख सकते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल के बाद इकोनॉमिकल डायमेंशन, ठीक है, आर्थिक आयाम, इसके बाद सोशल डायमेंशन, सामाजिक आयाम, इसके बाद इथिकल डायमेंशन, है ना, नैतिक आयाम, ठीक है, इसके बाद साइंटिफिक डायमेंशन, वैज्ञानिक आयाम, है ना, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, तकनीकी आयाम। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इसके डिफरेंट डायमेंशंस, अच्छा एक इन्वायरमेंटल डायमेंशन, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, जलवायविक आयाम, इतने डायमेंशंस पर अपने आंसर्स को परखने का कोशिश करें। दिस इज व्हाट, दिस इज डायमेंशनिंग, इसका डिफरेंट आयाम, ठीक है। ऑल्सो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, है ना, यानी कि विविधतापूर्ण। तो इतने जब डायमेंशंस पे आप अपने आंसर को चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक बेसिक, किसी भी उत्तर को लिखने से पहले आपका एक बेसिक स्केलेटन जो होगा वो तैयार होगा। और जब एक बेसिक स्केलेटन तैयार होता है ना, तो डेफिनेटली आपके पास 50% कंटेंट ऑलरेडी रहता है। किसी भी क्वेश्चन को मैं इतना बोलता हूं कि कई बार ऐसा होगा कि आपको बहुत ज्यादा उस प्रश्न के बारे में पता नहीं है, फिर भी अगर आपको उत्तर लिखने आता है तो एटलीस्ट 50% तो उसके बारे में आप लिख ही पाएंगे, अगर बेसिक से कुछ रूल्स भी पता है तो, है ना। तो ये था आपका क्या, कौन सा पार्ट, ये था आपका सेकेंड पार्ट, दैट इज कंटेंट। तो 3 पार्ट मैंने आपको बताया था, सबसे पहला प्री कंटेंट, फिर कंटेंट, और तीसरा क्या था, पोस्ट कंटेंट। तो अब हम लोग बात करेंगे पोस्ट कंटेंट की, कि पोस्ट कंटेंट क्या होता है ना। देखो अगर आपने उत्तर लिखा है, आपको उत्तर का मेन थीम आपको पता है, फिर भी कई बार ऐसा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आएगा, और दूसरे को जिसको उतना ज़्यादा नहीं भी पता है उसको आपसे ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है कि उसको उत्तर का स्ट्रक्चरिंग आता है। कंटेंट है, लेकिन जब तक आप कंटेंट को सजाओगे नहीं, है ना, आपको किसी बात से प्रारंभ करना है, आपको पहला मान लीजिए कि आपके बुक में इंडेक्स जो है वो सबसे लास्ट पेज में दे दे या बीच में कहीं दे दे, है ना, और मतलब प्रियम्बल, एक पॉलिटी का बुक उठाया और प्रियम्बल जो है वो बीच में कहीं दे दे, कहीं का कहीं कुछ भी दे दे, तो आपको फिर पढ़ने में क्या होगा, मजा नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर आपको उत्तर पता है और आपने उसका स्ट्रक्चरिंग नहीं किया है, उसको आपने सजाया नहीं है, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स जो है कंपैरेटिवली क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अर्थात पोस्ट कंटेंट के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है, स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना। उत्तर की संरचना जो होती है वो क्या होता है, इसका सबसे मेन थीम होता है। इसमें आपने कहां पे टेबल्स यूज किए हैं, डायग्राम्स यूज किया है,
है ना, डायग्राम यूज किया है। कहीं पर आपने कॉम्परेटिव एनालिसिस किया है कि नहीं, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कॉम्परेटिव एनालिसिस की बात करते हैं, है ना, दो बारे में अगर पूछा गया है, दोनों का कंपैरिजन की बात की गई है, तो आपने कॉम्परेटिव एनालिसिस किया है कि नहीं किया है। बात समझ में आ रही है। अप्रोच जो है वो आपको आपका कैसा है। तो जब आप इन सभी चीजों को कर लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, पोस्ट कंटेंट कहा जाता है। ठीक है, तो और जब आप आंसर्स को कंक्लूड कर रहे होते हैं, जब इसका कंक्लूजन लिख रहे होते हैं, तो कंक्लूजन लिखते वक्त आपको इन सभी चीज़ों का बेहतर तरीके से ध्यान देना पड़ता है और आपको प्रश्न का जो डिमांड है उस डिमांड को सेटिस्फाई करते हुए उसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हुए उसके पॉजिटिव और निगेटिव डायमेंशंस को, प्रोज एंड कॉन्स को सोचते हुए तब आपको क्या करना होता है, कंक्लूजन लिखना होता है। तो जब आप इतने पैरामीटर्स पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी उत्तर का बेसिक स्केलेटन तैयार करने में सक्षम हो पाएंगे। तो आज हमने बात की है कि एक बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाए। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ इन सभी पैरामीटर्स को सजाते हुए आपको उत्तर लिखकर बताऊंगा एंड डेफिनेटली आप सभी को मेंस के एग्जाम में इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और देखिए, मैं पहले भी रिवीजन की बात करता था और फिर से मैं बोलता हूँ कि अच्छा उत्तर वही लिख पाएगा जो अधिक से अधिक रिवाइज कर पाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ एंड आप लोग के पास अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।